तो आज हम छत्तीसगढ़ के 2025 के करंट अफेयर्स की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स का मतलब एक पूरा बंडल है जो राज्य में हो रही हर हलचल का एक स्नैपशॉट देता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन नोट्स को खंगालेंगे, नई इमारतों से लेकर बजट के आंकड़ों तक और योजनाओं से लेकर पुरस्कारों तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के पीछे की बड़ी कहानी क्या है। सही कहा। खासकर इसलिए क्योंकि 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है, अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। तो सवाल ये है कि अपनी 25वीं सालगिरह पर छत्तीसगढ़ सिर्फ आंकड़ों में आगे बढ़ रहा है या वाकई ज्ञान जैसी थीम के जरिए एक समावेशी विकास की नई कहानी लिख रहा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही भव्य प्रतीक से, नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन। नोट्स बताते हैं कि इसका लोकार्पण 1 नवंबर 2025 को यानी राज्य के स्थापना दिवस पर ही होना है। हाँ, नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 51 एकड़ में फैला होगा ये। और ये सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं है ना, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। इसका डिजाइन बहुत दिलचस्प है। ये हमारे नए संसद भवन और मध्य प्रदेश के प्राचीन 64 योगिनी मंदिर दोनों से प्रेरणा लेता है। मतलब ये तो एक बड़ा ही अनोखा मेल है। एक तरफ आधुनिक लोकतंत्र का प्रतीक और दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर की शैली। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? यही तो यहाँ की सबसे खास बात है। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ अपनी पहचान कैसे देखता है, परंपरा और आधुनिकता का संगम। आप देखिए, बाहर से ये आधुनिक लगेगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही आपको बस्तर की धातु कला, गोंड चित्रकला दिखेगी। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि छत पर धान की बालियों की आकृति उकेरी गई है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये राज्य की आत्मा को, उसकी कृषि प्रधान पहचान को दर्शा रहा है। मतलब हर कोने में एक कहानी है। और ये भविष्य की ओर भी देख रहा है ना? मैंने पढ़ा कि ये ग्रीन बिल्डिंग होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये इमारत पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, 80% सामान, मतलब जो भी मटेरियल है, वो भारत में ही बना हुआ इस्तेमाल किया जाएगा। और कोशिश होगी कि यहाँ सारा काम पेपरलेस हो। तो यह सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बल्कि भविष्य के छत्तीसगढ़ का एक मॉडल है, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ लेकिन सस्टेनेबल और मॉडर्न। ये तो हुई शासन की भव्य इमारत की बात, लेकिन इस इमारत के अंदर जो सरकार बैठेगी उसकी क्या रूपरेखा है? चलिए 2025 के मंत्रिमंडल पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, और उनके पास सामान्य प्रशासन, खनिज और जनसंपर्क जैसे बड़े विभाग हैं। हाँ, और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा। जी, श्री अरुण साव लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी और पीएचई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विभाग देख रहे हैं, जबकि श्री विजय शर्मा के पास गृह, जेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा है। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। एक उप मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं और दूसरे कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास पर। क्या ये सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है? बिल्कुल, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। विभागों का बंटवारा सिर्फ काम बांटना नहीं होता, ये एक विजन दिखाता है। जैसे वित्त जैसा अहम विभाग ओपी चौधरी को दिया गया है और कृषि जैसा संवेदनशील मुद्दा राम विचार नेताम के पास है। ये दिखाता है कि सरकार आर्थिक स्थिरता और किसानों के मुद्दों को कितनी गंभीरता से ले रही है। और साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देना, वो सामाजिक कल्याण पर फोकस को दर्शाता है। तो इमारत से लेकर मंत्रिमंडल तक एक विजन बनाने की कोशिश दिख रही है। लेकिन किसी भी विजन को चलाने के लिए आर्थिक शक्ति चाहिए। चलिए अब राज्य के बजट और अर्थव्यवस्था को समझते हैं। बजट 2025-26 की थीम बहुत आकर्षक है, ज्ञान के लिए गति। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है। जीवाएन का पूरा मतलब है जी से गरीब, युवा से युवा, ए से अन्नदाता यानी किसान और एन से नारी। ये सरकार का एक तरह से घोषणा पत्र है कि उनका सारा ध्यान इन्हीं 4 समूहों पर रहेगा। आंकड़े भी इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बजट का आकार करीब 1,65,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बताइए। स्कूली शिक्षा पर 12%, पंचायत एवं ग्रामीण विकास पर भी 12% और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पूंजीगत व्यय पर 16%। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। एक तरफ 16% पूंजीगत व्यय है,
जिसका मतलब है सड़कें, पुल, इमारतें बनाना। ये विकास का कह सकते हैं हार्डवेयर है। ठीक है। और दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा और ग्रामीण विकास पर बराबर का 12-12% खर्च है। ये विकास का सॉफ्टवेयर है, यानी इंसानों पर निवेश। वाह, मतलब ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ शहरों में चमक दमक नहीं चाहती। सही पकड़ा। विकास को गांवों तक, लोगों तक पहुंचाना चाहती है। शायद ये नक्सल समस्या से निपटने की एक आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े इस तस्वीर को और साफ करते हैं। राज्य की जीएसटीपी में उद्योग का हिस्सा लगभग 48% है, जो बहुत बड़ा है। हाँ, और उसके बाद सेवा क्षेत्र आता है लगभग 35%, और फिर कृषि करीब 17% पर। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसके उद्योग और खनिज है। टिन के उत्पादन में तो ये देश में 100% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है और कोयले में दूसरा। बिल्कुल, ये राज्य की ताकत है, लेकिन एक चुनौती भी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो इतनी ज्यादा खनन पर निर्भर हो, उसे पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के हितों के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। आपने आंकड़ों की बात की तो प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,62,870 रुपये बताई गई है। ये सुनने में तो एक नंबर लगता है, लेकिन आम श्रोता के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के काफी करीब पहुंच रही है, जो एक अच्छी बात है। यह दिखाता है कि राज्य की आर्थिक तरक्की का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन चुनौती क्या है? असली चुनौती जीएसडीपी में कृषि के 17% हिस्से के बावजूद राज्य की एक बड़ी आबादी की निर्भरता खेती पर होना है। इसीलिए किसानों से जुड़ी योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहीं पर धान की खरीदी का मुद्दा आता है। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सरकार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रही है, जबकि केंद्र की एमएसपी 2369 के आसपास है। मतलब ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, लगभग 731 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा। राज्य सरकार इसे कृषि उन्नति योजना के तहत इनपुट सब्सिडी बोनस कह रही है। यह सीधे तौर पर अन्नदाता को, यानी ज्ञान थीम के ए को, एक बहुत बड़ा आर्थिक समर्थन है। इसके जरिए किसानों की जेब में सीधा पैसा जा रहा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन क्या इससे राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से ये एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता है। सरकार को इसके लिए कहीं और से फंड्स जुटाने होंगे या खर्चों में कटौती करनी होगी। लेकिन सरकार का तर्क यह है कि जब किसान के हाथ में पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करता है, जिससे पूरी इकोनॉमी को गति मिलती है। एक तरह का निवेश है ये। हाँ, एक तरह का निवेश जिसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य अपनी बाकी आर्थिक गतिविधियों को कितना बढ़ा पाता है। चलिए अब ज्ञान थीम के बाकी स्तंभों पर आते हैं। गरीब, युवा और नारी। यहाँ महतारी वंदन योजना का जिक्र सबसे पहले आता है, जिसमें विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। और इसके लिए बजट में 5500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो दिखाता है कि ये कितनी बड़ी प्राथमिकता है। ये सीधे तौर पर महिलाओं के हाथ में आर्थिक शक्ति देने की एक कोशिश है। लेकिन अक्सर ऐसी योजनाओं पर यह बहस भी होती है कि ये एक सीधी सब्सिडी है। क्या इसी पैसे को महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट या रोजगार पैदा करने पर खर्च करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? यह नीति निर्माण की एक क्लासिक बहस है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बनाम कैपेसिटी बिल्डिंग, दोनों के अपने फायदे हैं। डायरेक्ट कैश महिलाओं को तत्काल राहत और अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए फैसले लेने की आजादी देता है। वहीं स्किल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म समाधान है। शायद एक आदर्श नीति इन दोनों का मिश्रण होती है। फिलहाल सरकार ने तत्काल राहत का रास्ता चुना है। इसी तरह राज्य के सबसे गरीब और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों के लिए भी कुछ योजनाएं हैं, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए। एक नाम है नियद निल्ला नार। इसका क्या मतलब है? यह गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है आपका अच्छा गांव। यह एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। कैसे? इसके तहत जहां भी सुरक्षा बलों का कैंप लगता है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में सरकार सड़क, स्कूल, अस्पताल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का काम तेजी से करती है। इसका संदेश साफ है, सुरक्षा का मतलब सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि विकास भी है। और जो लोग उस रास्ते से लौटना चाहते हैं, उनके लिए नक्सल पुनर्वास नीति भी है। जी, ये एक तरह से गाजर और छड़ी वाली नीति का हिस्सा है। एक तरफ विकास और सुरक्षा का दबाव, और दूसरी तरफ मुख्य धारा में लौटने का एक सुरक्षित रास्ता। बिल्कुल, आत्मसमर्पण करने पर नकद मदद, घर और रोजगार का वादा है। और सबसे अनोखी बात, जो गांव खुद को नक्सल मुक्त घोषित करवाएगा, उसे विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये तो समुदाय को इस लड़ाई में एक भागीदार बना। सही बात है।
अब GYN के वाई यानी युवा पर आते हैं। यहाँ अटल श्रम सशक्तिकरण योजना का जिक्र है। यह योजना असंगठित और प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो अक्सर सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह जाते हैं। इसकी सबसे जमीनी पहल है श्रम अन्न योजना, जहाँ मजदूरों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। हाँ, ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और उन्हीं मजदूरों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना सुनिश्चित करती है कि गरीबी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर न हो। निर्माण मजदूरों के होशियार बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त में अच्छी आवासीय शिक्षा दी जाती है। ये उन्हें एक बेहतर भविष्य का मौका देती है। और जो युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ है? बिल्कुल। स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी यानी SSIP उसी दिशा में एक कदम है। 50 करोड़ का बजट रखा गया है ताकि राज्य में इनोवेशन हब बने और युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए शुरुआती मदद मिल सके। तो आप देखें, ज्ञान के हर अक्षर के लिए जमीन पर कुछ न कुछ हो रहा है। ये तो हुई सामाजिक और आर्थिक योजनाओं की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी पहचान है, उसका पर्यावरण और उसकी संस्कृति। हाल ही में बिलासपुर के कोपरा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। एक मिनट, रामसर स्थल का मतलब क्या है? ये इतना बड़ा सम्मान क्यों है? सरल शब्दों में रामसर स्थल का मतलब है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित है। ये एक तरह का ग्लोबल टैग है जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों यानी वेटलैंड्स को दिया जाता है। अच्छा, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और मदद भी मिलती है। वाह! कोपरा जलाशय प्रवासी पक्षियों, खासकर साइबेरिया से आने वाले हेडेड गूज के लिए एक जरूरी ठिकाना है और अब ये दुनिया के नक्शे पर आ गया है। वाओ! और सिर्फ जलाशय ही नहीं, टाइगर रिजर्व के मामले में भी एक बड़ी खबर है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं है, ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए कितना गंभीर है। इसी तरह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये सब छत्तीसगढ़ को एक बड़े इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर रहा है। पर्यावरण के साथ साथ संस्कृति की भी बात कर लेते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। जी, 25 साल का सफर, और इसकी थीम भी वही है, 25 वर्षों का विकास व ज्ञान पर आधारित। इस दौरान राज्य के बड़े सांस्कृतिक आयोजन और भी भव्य होंगे, जैसे राजिम कुंभकल्प, रायगढ़ का चक्रधर समारोह और जाहिर है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है। 75 दिन। सोचिए, ये कोई मजाक नहीं है। जब ये त्योहार शुरू होता है तो मौसम कुछ और होता है, और जब खत्म होता है तब तक मौसम बदल चुका होता है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गहराई, विविधता और सहनशीलता का प्रतीक है। संस्कृति के साथ साथ अब खेल पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन हो रहा है और इसका मकसद बहुत गहरा है। ये सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं है। नक्सल प्रभावित बस्तर में युवाओं को खेल के मैदान तक लाना, उन्हें एक सकारात्मक दिशा देना, यही इसका असली लक्ष्य है। और शुभंकर भी बहुत स्थानीय है, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। ये राज्य के लिए कितना बड़ा मौका है। ये एक बहुत बड़ा मंच है। ये राज्य के आदिवासी खिलाड़ियों को सीधे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा। ये उन्हें बताएगा कि उनके लिए खेल में भी एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। चलिए, अब हम अपनी इस छानबीन के अंतिम हिस्से में आते हैं, पुरस्कार और कुछ तेज तथ्य। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ का नाम भी गूंजा। जी, दीपक किंगरानी जो बड़ौदा बाजार से हैं, उन्हें सिर्फ एक बंदा काफी है जैसी चर्चित फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभा अब राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी जगह बना रही है। वीरता के क्षेत्र में भी एक बड़ा सम्मान मिला है, कीर्ति चक्र। हाँ, उपनिरीक्षक लक्ष्मण केवट को मैं यहाँ श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नक्सलियों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाने के लिए यह सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। पद्मश्री सम्मान भी मिले हैं।
2024 में 2 लोगों को, जागेश्वर यादव को आदिवासी समुदायों के बीच उनके सामाजिक कार्यों के लिए और वैद्यराज हेमचंद्र मांझी को, जो दशकों से अबुझमाड़ जैसे दूर दराज के इलाकों में पारंपरिक चिकित्सा से लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये पुरस्कार दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ की असली ताकत उसके जमीनी नायकों में है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स हो जाए। मैं तथ्य बताती हूँ, आप उसका महत्व बताइए। तैयार है? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। पहला, नए शोध के अनुसार राज्य की सबसे ऊंची चोटी अब बेलाडीला की नंदीराज है, 1276 मीटर। यह भूगोल की किताबों को अपडेट करेगा और बेलाडीला को पर्यटन के लिए एक नई पहचान देगा। दूसरा, अंबिकापुर देश का पहला जीरो डंप साइट सिटी बन गया है। ये एक शानदार उपलब्धि है, लेकिन असली चुनौती ये होगी कि क्या इस मॉडल को रायपुर या बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में भी उतनी ही सफलता से लागू किया जा सकता है। तीसरा, सुकमा और कोरबा में लिथियम के भंडार मिले हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लिथियम भविष्य का ईंधन है जो बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी है। ये राज्य को भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति के केंद्र में ला सकता है। और आखिरी, बालोद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता और प्रशासनिक इच्छा शक्ति से बड़ी सामाजिक कुरीतियों को भी खत्म किया जा सकता है। तो इन सभी जानकारियों को समेटते हुए हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। इन नोट से छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये है कि छत्तीसगढ़ एक चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसा राज्य जो अपनी 25वीं सालगिरह पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए है, लेकिन साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और ज्ञान की थीम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बजट से लेकर योजनाओं तक हर जगह इस संतुलन को साधने की एक कोशिश नजर आती है। तो यहाँ से आगे के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ की पहचान क्या होगी। क्या ये मुख्य रूप से अपनी खदानों और कारखानों यानी एक औद्योगिक शक्ति के रूप में जाना जाएगा, या यह अपने रामसर स्थलों, टाइगर रिजर्व और अनछुई प्रकृति के कारण एक पर्यावरण पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा, या फिर ये बस्तर की कला और संस्कृति के जरिए दुनिया के लिए एक अनूठा सांस्कृतिक मंच बनेगा? असली चुनौती इन तीनों के बीच सही संतुलन बनाने में है। इसका जवाब आने वाले सालों में इन सभी पहलुओं के नतीजों में छिपा है।